मुकेश अंबानी, कोई बिजनेसमैन की बात कर रहा हो उसमें इनका नाम नहीं आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। मुकेश अंबानी 10 मिनट में 1 करोड़ कमा लेते हैं। इनका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि ये कितने बड़े बिजनेसमैन हैं और ये अमीर तरीन आदमियों में शुमार होते हैं। और आजकल तो इनकी बेटे की शादी की चर्चे चल रहे हैं। मुकेश अंबानी ने अपने बेटे की शादी में टॉप क्लास के सिंगर मंगाए रखे हैं और टॉप क्लास के क्रिकेटर्स और बॉलीवुड के एक्टर्स और स्टार और हॉलीवुड के भी कोई हैं और बिजनेसमैन भी हैं। और ये फ्री में तो नहीं आए हैं, इन लोगों को मुकेश अंबानी ने पैसे खिला के फिर इधर बुलाया है, जिसमें एक नाम आता है जस्टिन बीबर। इसको सिर्फ एक परफॉर्मेंस करने के लिए 80,000 मिलियन दिए हुए हैं और सबको पैसे दिलाकर बुलाया हुआ है। ये एशिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन है। पर सवाल ये आता है कि इसने इतना पैसा कमाया कैसे और ये इतना बड़ा अमीर आदमी कैसे बना। और सबसे बड़ी बात, एक भाई सोने के पानी से नहा रहा है और दूसरे भाई का क्यों दिवालिया निकला जा रहा है। अगर आप इंडिया में रहते हैं तो आप चाहकर भी ऐसा कोई दिन नहीं निकाल सकते जिसमें आप मुकेश अंबानी को प्रॉफिट ना दें। टेलीकॉम सेंटर हो या क्रिकेट, जहाँ पेट्रोलियम, जहाँ रिलायंस सेंटर हो, मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्री हर जगह फैली हुई है और आपका दिन में मुकेश अंबानी के बिजनेस से वास्ता पड़ता ही है। पर इन सब की शुरुआत मुकेश अंबानी ने नहीं की, बल्कि इसने बाप ने शुरुआत की, जिनका नाम धीरू भाई अंबानी था। 1950 में धीरू भाई अंबानी गुजरात से एक अच्छी जॉब पाने के लिए यमन चले गए और उधर एक कंपनी में काम किया इंपोर्ट एक्सपोर्ट का। यहाँ पे इसको बहुत नॉलेज मिली इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में। फिर 8 सालों के बाद 1958 में ये फिर से इंडिया आ गए और उधर उनका अपना बिजनेस खोलने का आइडिया था और उस बिजनेस का नाम रखा रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन। इसमें ये स्पाइसी यानी मसालों की इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते थे। वो इंडिया से मसाले खरीद कर मिडिल ईस्ट और अफ्रीका में इस एक्सपोर्ट करते थे और इनका धंधा बहुत अच्छा चल रहा था। ये धीरे धीरे कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे। ये बिजनेस आगे इसीलिए बढ़ा क्योंकि इनको नॉलेज थी। ये 8 साल यमन में यही काम करते थे और फिर धीरू भाई ने सोचा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम तो चल रहा है, एक दूसरा बिजनेस भी करते हैं। इनका इरादा था मैन्युफैक्चर का बिजनेस करना। फिर इसने 1966 में एक कंपनी लॉन्च की जिसका नाम था रिलायंस टेक्सटाइल। उस टाइम कॉटन के ऊपर सख्त पाबंदी थी इंडिया के गवर्नमेंट की तरफ से, इसीलिए इंडिया में टेक्सटाइल सारे कंपनियों में बवाल मचा हुआ था। फिर उस टाइम धीरू भाई अंबानी ने कॉटन के बदले सिंथेटिक टेक्सटाइल का इस्तेमाल करना शुरू हो गया, यानी केमिकल प्रोसेस के जरिए ये कपड़े बनाते थे। ना सिर्फ वो सरकार की पॉलिसी से बचे और बल्कि कपड़े सस्ते होने की वजह से मार्केट में ज़्यादा फेमस भी हुए। फिर धीरे धीरे रिलायंस इंडस्ट्री बढ़ती गई और सब लोग इसमें इन्वेस्ट करते रहे। रिलायंस इंडस्ट्री इतनी कामयाब हो चुकी थी कि 1987 में क्रिकेट के वर्ल्ड कप का टाइटल भी इनके पास था, ये स्पॉन्सर थे। पर यहाँ पर एक मसला ये था कि धीरू भाई अंबानी को अपना कंपनी चलाने के लिए दूसरे इंडस्ट्रियों से पेट्रोल और केमिकल लेने पड़ते थे। इसीलिए धीरू भाई अंबानी ने एक अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट किया जिसमें ये पेट्रोल और केमिकल का बिजनेस करने लगे। फिर इसने पेट्रोलियम इंडस्ट्री में भी अपने कदम जमाए रखे। फिर 1986 में धीरू भाई अंबानी बीमार हुए तो इनके दोनों बेटे अनंत अंबानी और मुकेश अंबानी इनकी बिजनेस में हेल्प करने लगे और उनकी इंडस्ट्री संभालने लगे। पर जब 2002 में धीरू भाई अंबानी की डेथ हुई तो सब सोच रहे थे कि अभी ये दोनों बिजनेस संभालेगा कौन। और धीरू भाई अंबानी ने मरने से पहले ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं दी कि मेरी जायदाद इनकी होगी। सब परेशान थे अभी ये इंडस्ट्री कौन संभालेगा। इसके मुतालिक रिलायंस इंडस्ट्री के जो बोर्ड ऑफ गवर्नर थे उन लोगों ने अपनी मीटिंग की और उसमें डिसाइड किया कि इन दोनों भाइयों में कितना इनको मिलेगा। और उधर इन लोगों ने डिसाइड किया कि ज्यादा कंट्रोल मुकेश अंबानी को मिलेगा और उसकी टाइम इन दोनों भाइयों में दरार बढ़ गई। फिर ये दोनों भाई आपस में लड़ते थे और कभी कभी बात भी नहीं करते थे। पर ये इनकी माँ से देखा नहीं गया। इनकी माँ ने सोचा कि इन दोनों को बराबर हिस्सा देंगे। फिर 2005 में रिलायंस इंडस्ट्री को इन दोनों के दरमियान डिवाइड कर दिया गया। रिलायंस गैस, पेट्रोकेमिकल्स, मैन्युफैक्चरिंग मुकेश अंबानी के हिस्से में आए और रिलायंस एनर्जी, टेलीकॉम और रिलायंस कैपिटल अनिल अंबानी को मिले। पर जो मुकेश अंबानी के हिस्से में जो चीजें आई थी मुकेश अंबानी ने उनको अपग्रेड करके ज्यादा मेहनत करके बढ़ा दिया। उनके हिस्से में जो जामनगर पेट्रोलियम आया था उसमें इसने बढ़ाकर स्टेट ऑफ द आर्ट मैन्युफैक्चर फैसिलिटीज इंस्टॉल कर दिए। उसको दुनिया की सबसे बड़ी पेट्रोलियम रिफाइनरी बना दिया। यही नहीं, सिर्फ इस इंडस्ट्री में इसने एक और रिफाइनर को शामिल करके मजीद बढ़ा दिया और उधर उनका बहुत प्रॉफिट हो रहा था। 2016 में मुकेश अंबानी ने टेलीकॉम इंडस्ट्री में कदम रखा और उधर भी वो कामयाब हुए। जियो के नाम से उसने एक मोबाइल नेटवर्क लॉन्च
लॉन्च कर दिया, जिसमें कॉल, मैसेजेस, डेटा को पब्लिक के लिए फ्री कर दिया। फिर पब्लिक ने दूसरे सिमों को छोड़ के जियो के सिमों को यूज करने लगा और धड़ाधड़ ये जियो के सिम बिकने लगे। हर कोई यही सिम ले रहा था क्योंकि यहाँ सब कुछ फ्री मिल रहा था। देखते ही देखते जियो के यूजर 415 मिलियन तक पहुँच गए और जब जियो ने 5G नेटवर्क लॉन्च किया तो जियो के यूजर्स और बढ़ गए। जियो की सक्सेस इतनी ज्यादा थी कि दूसरे टेलीकॉम कंपनियों ने इसके ऊपर केस दर्ज कर दिया। केस ये किया था कि जियो पब्लिक को हर चीज फ्री दे रहा है, इसके वजह से मार्केट में कंपटीशन नहीं हो रहा है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जियो की सक्सेस कितनी थी। फिर आगे जाके जियो ने जो सर्विसेज फ्री दिए थे उनको कम दाम में रख के प्रोवाइड किया था और इसके ही चलते दूसरे कंपनी भी सर्विसेज के प्राइस को कम रखते थे। और अभी मुकेश अंबानी 11वें नंबर पे आते हैं अमीर तरीन बंदों में। अगर लिस्ट से अमेरिकन बिलियनियर्स को हटा दिया जाए तो मुकेश अंबानी दूसरे नंबर पे आएंगे। और इनका मुंबई में एक घर भी है जिसको एंटेरिया बोला जाता है। ये बहुत फेमस टावर है। मुझे आपको तो इसके बारे में बताना नहीं होगा क्योंकि आप इसके बारे में ऑलरेडी जानते होंगे। इसके अलावा मुकेश अंबानी ने दूसरी इंडस्ट्रियों में भी कदम रखा है और उधर भी कामयाब हुए हैं। मैंने तो आपको सिर्फ मेन इंडस्ट्रीज बताए हैं जिनसे मुकेश अंबानी की शुरुआत हुई और ये अभी एक कामयाब इंसान है जिनको हर कोई जानता है। तो यहाँ पे वीडियो को एंड करते हैं। मैं आपसे मिलूंगा कोई और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।